शादी जीवन का एक अहम फैसला होता है जिसे वे चारों दोस्त ले चुके थे, लेकिन उस फैसले में उन्हें अपने माता पिता की भी पूर्ण सहमति चाहिए थी, क्योंकि वे अकेले नहीं सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। कैंटीन में कोने की सीट पर चार दोस्तों की महफिल जमी थी। आसपास की चहल पहल से दूर वे अपनी ही बातों में गुम थे। चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ उनका हंसी मजाक बदस्तूर जारी रहा। उनमें कोई मितभाषी था, कोई अंतर्मुखी, कोई चंचल तो कोई शांत, पर दोस्ती चतुर्भुज जैसी, जो सभी धर्म जाति से परे एक ऐसा वर्ग था जिसकी समान आकार की भुजाएं चार दोस्त विजय, नंदिनी, अमन और शैली थे। विजय रवि और रमाजी का इकलौता बेटा था। विजय जब 17 वर्ष का था तब रवि जी दिल्ली आ बसे थे। उनकी कॉलोनी में ही नंदिनी का परिवार रहता था। विजय तब 11वीं कक्षा उत्तीर्ण करके आया था और 12वीं कक्षा में एडमिशन के लिए काफ़ी प्रयासरत था। तब नंदिनी के पापा अनिल जी से बहुत परिचय के कारण विजय का एडमिशन नंदिनी के ही स्कूल में हो गया। नंदिनी भी 12वीं कक्षा में ही थी और उसके साथ दोनों ने कॉलेज में एडमिशन भी एक साथ ही लिया था। नंदिनी का एक बड़ा भाई था जो अपनी नौकरी के सिलसिले में लखनऊ में रहता था। एडमिशन के दौरान काउंटर पर पेपर्स जमा करते समय हुए विजय और अमन की बातचीत हुई थी तो पता चला कि अमन भी उन्हीं के तरह कॉलेज में प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। इस तरह तीनों ने एक साथ ही क्लास में प्रवेश किया। शैली अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना के शिकार हो असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तब वो 16 वर्ष की थी। जॉन और लीना ने उसके भाई भाभी होकर माता पिता का फर्ज निभाया था। माता पिता को खोने के बाद शैली शांत हो गई थी, पर जॉन और लीना के वात्सल्य से शैली को संभाल लिया। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उसका मन कुछ उचाट सा रहता था, पर लीना चाहती थी कि शैली अभी हंसे खेले, अपनी उम्र के दोस्तों के साथ घुले मिले। इसलिए उसने बहुत प्यार और संयम के साथ शैली को समझाया। शैली भी लीना को बहुत मानती थी, सो उसने भी खुले मन से कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के पहले 2 दिन वो अनुपस्थित रही, पर तीसरे दिन गई तो नंदिनी से हुई दोस्ती की वजह से जल्दी ही वो विजय और अमन की भी अच्छी दोस्त बन गई और इस तरह इन चारों का ग्रुप बन गया। रवि जी को नया शहर काफ़ी रास आ गया था। यहाँ उन्होंने अपने बिजनेस में तेज़ी से तरक्की की, संपन्नता और बढ़ी तो उन्होंने अपना मकान भी बदल लिया। एक छोटी सी कोठी बनवाई थी उन्होंने, जो नंदिनी के घर से थोड़ी दूरी पर थी। घरों में बेशक थोड़ी दूरियां बढ़ गई थी, परंतु दोनों परिवारों के संबंधों में कोई दूरी नहीं आई थी। विजय, नंदिनी, अमन, शैली तब सन 90 के बैच में थे। अब तो वो चारों की दोस्ती भी काफ़ी मशहूर हो रही है। क्लासरूम में नंदिनी और शैली आगे की सीट पर, विजय और अमन ठीक उनके पीछे बैठते थे। दोस्ती गहराती गई तो चारों एक साथ कभी कभी क्लास की बंक लगाने लगे। नंदिनी और शैली ने अर्थशास्त्र लिया था, इसलिए केवल अर्थशास्त्र के पीरियड में ही चारों अलग होते थे, वरना कैंटीन हो या लाइब्रेरी चारों साथ ही रहते थे। एक दिन कैंटीन में विजय ने पूछा, इस रविवार का क्या प्रोग्राम है? मुझे तो अपनी आंटी के घर जाना है, शैली ने समोसा खाते हुए जवाब दिया। और मुझे तो पापा ने शोरूम के लिए कुछ सामान लाने का काम सौंपा है, अमन चाय की चुस्की लेता हुआ बोला। और नंदिनी, आप कहाँ व्यस्त हैं? विजय ने नंदिनी को देखते हुए पूछा। कहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तुम बताओ क्या प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो? नंदिनी चुहल भरे स्वर में बोली, अरे मैं सोच रहा था कि संडे को ऑटो एक्सपो का आखिरी दिन है तो चलते हैं सब ऑटो एक्सपो, और मैं सोच रही थी कि तुम किसी फिल्म की बात करोगे। शैली तुनक कर बोली, चल हट यार, ये फिल्म कहाँ से आ गई बीच में? अमन, तू तो चल यार, सामान फिर किसी दिन ले आई हो। यूँ भी संडे एक्सपो का आखिरी दिन है। हाँ यार चल, वहाँ तो मुझे भी जाना है। और नंदिनी, तुम तो नहीं चलोगी ना? तुम्हें कोई फिल्म देखने जाना होगा। अरे वाह, क्यों नहीं चलूँगी? गाड़ियों पर क्या सिर्फ तुम लड़कों का ही कॉपीराइट है? मैं भी चलूँगी और अपनी पसंद की गाड़ियाँ भी देखूँगी, नंदिनी इतराते हुए बोली। हाँ, और वापस लौटते हुए खरीद भी लूँगी, विजय हंसते हुए बोला। तो उसकी ये बात सुनकर अमन और शैली भी जोर से हंस पड़े।
नंदिनी का मुंह बन गया तो अमन ने हंसते हुए उसकी पीठ पर हल्के से धौल जमा दी। उस पर नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी, परसों हम लोग ऑटो एक्सपो देखने जा रहे हैं। ऑटो एक्सपो? तुम्हें कब से गाड़ियों में दिलचस्पी होने लगी? अरे क्या हो गया सबको? क्यों नहीं जा सकती मैं ऑटो एक्सपो में? नंदिनी मुंह में बोलती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ चली। तभी अनिल जी ने आने की आहट हुई तो नंदिनी पापा पापा कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ी। पापा, परसों मैं प्रगति मैदान जाऊं? वहाँ फेयर लगा है। और ये तो पूछिए कि कैसा फेयर? गाड़ियों का ऑटो एक्सपो। वहाँ जाना है मैडम को। उषा जी ने उन दोनों के नज़दीक चली आई। कौन कौन जा रहा है? तुम चारों ही जा रहे हो ना? अनिल जी विजय के साथ साथ अमन और शैली को भी भली भांति जानते थे। नहीं पापा, शैली नहीं जा रही है। मैं, विजय, अमन जाएंगे। और जाऊँ ना मैं, मेरे अच्छे पापा? नंदिनी बच्चे समान मचल उठी। ये देखकर अनिल जी की हंसी छूट गई और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। कॉलेज खत्म होने को है और बचपना अभी भी नहीं गया। उषा जी ये कहकर रसोई में चली गई। रात को बेडरूम में अनिल जी कोई किताब पढ़ रहे थे। उषा जी आईं और पानी का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए बोली, काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाइए। इतना कहकर वे भी लेट गई। अनिल जी ने किताब बंद कर दी और उषा जी से मुखर हुए। तुम्हें विजय पसंद है? ये सुनकर उषा जी ने एक पल को अनिल जी की ओर देखा। और फिर आप नंदू के लिए सोच रहे हैं? हाँ, बुराई क्या है, अच्छा लड़का है। तो क्या अपनी नंदू भी उसे चाहती होगी? उषा जी ने भी सवालिया नजरें अनिल जी पर टिका दी। अपनी नंदू को कहाँ कोई गाड़ियों का शौक है? ऑटो एक्सपो में किस लिए जा रही है? जबकि शैली भी नहीं जा रही। जाहिर है कॉलेज के अलावा भी विजय का और साथ पाने के लिए। ये सुनकर उषा जी बोली, हाँ जोड़ी तो अच्छी है। और फिर विजय है भी काफ़ी समझदार, जो अपनी नंदू के लिए बहुत अच्छी बात है। अब की बार रवि भाई साहब से मिलें आप तो बातों हुई बातों में जिक्र कर दीजिएगा। कॉलेज का आखिरी वर्ष था। फेयरवेल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। चारों ने एक साथ ही जाने का निर्णय लिया। नंदिनी ने शैली को अपने घर में ही बुला लिया था और अमन विजय के घर पहुंचने वाला था। वहां से वे नंदिनी के घर आने वाले थे और ऐसे सब इकट्ठे होकर कॉलेज पहुंचने वाले थे। फेयरवेल वाले दिन रमा जी ने नंदिनी को खुद तैयार किया। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, सौम्य मेकअप और लंबे खुले बालों में नंदिनी का रूप यूं दमका कि रमा जी उसकी नज़र उतारने को मजबूर हो गई। नंदिनी खिलखिलाकर माँ के गले लग गई। दोनों नीचे पहुंची तो शैली ड्राइंग रूम में पहले से बैठी हुई थी। नंदिनी को इस रूप में देखकर उसके मुंह से निकला, अरे वाह मेरी हीरोइन। अरे मैडम, आज हमारे कॉलेज का फेयरवेल है। तेरा इस घर से फेयरवेल नहीं है? फिर एक उंगली टेढ़ी कर टिकाते हुए बोली, अरे बिटिया, अभी ससुराल जाने का वक्त नहीं आया। चल चल, ज़्यादा बातें मत बना। नंदिनी उसकी एक्टिंग देखकर हंसते हुए बोली, हाँ जल्दी चल, विजय बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। अमन नहीं आया? ये दोनों तो साथ में आने वाले थे ना? नंदिनी ने पूछा। हाँ, वो कुछ काम पड़ गया है उसे, तो अब वो सीधा कॉलेज ही पहुंचेगा। उषा जी बाहर आई, देखा विजय गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर था। नंदिनी उसके साथ आगे बैठ गई और शैली पीछे वाली सीट पर बैठी। उषा जी ने हाथ हिलाकर सबको हंसते हुए विदा किया। परीक्षा परिणाम आए 3 महीने हो चुके थे। विजय अपने पापा के साथ उनके व्यवसाय में जुट गया और नंदिनी ने फैशन डिजाइनिंग कोर्स में दाखिला लिया था। शैली के पापा बैंक में काम करते थे। शैली भी बैंक में ही जॉब करना चाहती थी, इसलिए उसने बैंकिंग की पढ़ाई करने का निश्चय किया हुआ था और वो वही कर रही थी। अमन के पापा का फर्नीचर मार्ट था और काफ़ी अच्छा चलता था। शोरूम में उनका भांजा भी भरपूर सहायता करता था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और इन सब बातों को देखकर ही अमन ने फोटोग्राफी का कोर्स करने की इजाज़त मांगी। इसकी हामी उसे परिवार से सहज ही मिल गई थी। वक्त अपनी गति से चल रहा था। 2 वर्ष और बीत गए। अब विजय के घर में उसकी शादी की चर्चा काफ़ी जोर पकड़ने लगी। उसके घर की
टेबल लड़कियों की तस्वीरों से भरी रहती थी और कुछ ऐसा ही हाल नंदिनी के घर पर भी था। हालांकि उसे तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही थी, पर अब उसके माता पिता भी उसके विवाह की तीव्र इच्छा रखे हुए थे। शैली अब बैंक में कार्यरत हो चुकी थी और अमन ने अपना छोटा सा फोटो स्टूडियो खोल लिया था। पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद करने वाला यंत्र मोबाइल तब नहीं था, परंतु घर पर टिन टिन करती लैंडलाइन की तार ने इन चारों दोस्तों की दोस्ती के तार को जोड़ रखा था। हर 15 दिनों में एक दिन इन चारों की मुलाकात का दिन होता था। हंसी मजाक सुख दुख अपने अपने क्षेत्र के अनुभव को कहने सुनने में वक्त कैसे बीत जाता था उन चारों को पता ही नहीं चलता था। हर मुलाकात का अंत अगली मुलाकात की तारीख निश्चित करने के साथ होता था। रवि जी ने विजय के लिए एक और नई फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। दिन और तारीख तय हुई और मुहूर्त में सम्मिलित होने के लिए सभी को निमंत्रण देना था। रवि जी ने विजय से कहा कि नंदिनी का घर पास ही है, वहाँ वे खुद ही वो आएंगे। उसके बाद विजय अमन और शैली के घर जाकर उन्हें सपरिवार आने का निमंत्रण दे आया था। रवि जी रमा जी के साथ नंदिनी के घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं थी। अनिल जी और उषा जी ने बेहद खुले दिल से उनका स्वागत किया। चाय का दौर चला तो घंटा 1.5 घंटा कब व्यतीत हो गया पता नहीं चला। उन लोगों के जाने के बाद नंदिनी के माता पिता काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। रवि और रमा जी ने उनसे नंदिनी का हाथ मांगा था विजय के लिए, जिसके लिए दबे शब्दों में उन लोगों ने हाँ भी कर दी थी। अब उन्हें केवल नंदिनी की हाँ का इंतजार था। नंदू कल रवि भाई साहब और रमा भाभी आए थे। उषा जी ने नाश्ते की टेबल पर नंदिनी को बताया। अच्छा हाँ, वो अंकल की नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन है ना, इसलिए। पता है मम्मी, ये नई फैक्ट्री अंकल ने विजय को सौंपनी है। पता है बेटा, और साथ ही अब वे लोग विजय की शादी भी करवाना चाह रहे हैं। उषा जी ने टोहने वाले स्वर में नंदिनी से कहा। मम्मी, जैसे आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं वैसे ही अंकल आंटी भी विजय के पीछे पड़े हैं। नंदिनी खुलकर हंसते हुए बोली, तो इसमें गलत क्या है? अब तुम लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो और फिर उम्र का तकाजा भी यही है कि अब तुम दोनों की शादी भी हो जानी चाहिए। उषा जी उत्साहित स्वर में बोली। मम्मी, मैं काफ़ी समय से नोट कर रही हूँ कि आपको मेरी शादी की बहुत जल्दी है। तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर लड़का मेरी पसंद का होगा। बताइए, मंजूर है? नंदिनी ने शरारती स्वर में उषा जी से पूछा। नंदू, तेरे पापा और हम दोनों ने ही हमेशा तेरी हर जायज़ मांग को पूरा किया है। जो पढ़ना चाहा वो पढ़ी, जो कैरियर चुनना चाहा वही चुनने दिया। पर यह तेरी शादी का सवाल है, इसमें केवल तेरी मर्जी नहीं चलेगी। लड़का हमें भी पसंद आना चाहिए, वरना फिर तुझे हमारी पसंद से ही शादी करनी होगी। उषा जी तनिक तीखे स्वर में बोली। ओ मेरी प्यारी मम्मी, फिकर नॉट। लड़के को आप सालों से जानती हैं, उसकी फैमिली के बारे में भी आपको पता है। बस जल्दी ही आप लोग उसका चेहरा भी देख लेंगे। इतना कहकर नंदिनी ने अपना बैग उठाया और रमा जी को बाय कहकर घर से निकल गई। शाम की चाय पीते हुए अनिल जी बोले, अब वो हमें लड़के से क्या मिलवाएगी? उसकी बातों से तो पूरा पता चल ही गया है, विजय ही है वो लड़का। मेरा भी यही ख्याल है, और ज़रूर विजय ने भी अपने घर में ऐसी ही बात की होगी। तभी तो रवि भाई साहब ने सीधे ही नंदू को मांग लिया। चलो अच्छी बात है, दोनों बच्चों ने अपने अपने जीवन साथी अपनी मर्जी से और बहुत अच्छे चुने हैं। अनिल जी बेहद नरम स्वर में बोले। फैक्ट्री के उद्घाटन वाले दिन वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। विजय की दादी ने फीता काटा तो उन चारों की मित्र मंडली ने सबसे ज़्यादा तालियां बजाईं। माहौल काफ़ी खुशगवार था। तभी माइक हाथ में लेकर रवि जी ने सबको संबोधित किया। मेरे सभी प्रियजन, आज आप सब इस खास अवसर पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका दिल से आभार हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस खुशी के मौके पर ही मैं आप सबसे एक और दूसरी खुशी बांटना चाहता हूँ। यह सुनकर विजय, नंदिनी, अनिल और शैली चारों की ही आंखों में
उत्सुकता नजर आई। विजय तो बोल भी पड़ा, जल्दी बताइए ना पापा। यह सुनकर रवि जी हंसते हुए बोले, बताता हूँ, अच्छा तुम यहाँ आओ मेरे पास। विजय रमा जी के साथ उनके पास पहुंचा तो रवि जी दोबारा सभी मेहमानों से संबोधित हुए। वो दूसरी खुशखबरी यह है कि आप सब बहुत जल्दी ही विजय को दूल्हे के रूप में देखेंगे और जो प्यारी सी बेटी उसकी दुल्हन बनेगी वो भी यहीं मौजूद है, और वो है मेरे अजीज दोस्त की बेटी नंदिनी। ये कहकर अनिल जी ने विजय को देखा। चारों तरफ तालियों का शोर था, पर उस शोर में विजय सहित नंदिनी, अमन, शैली चारों ही सकते की सी अवस्था में थे और एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। विजय ने रवि जी के हाथ से माइक लेकर साइड में रखा और धीमे स्वर में उनसे बोला, पापा ये क्या कह रहे हैं यार? नंदिनी और मैं, हमारी शादी, ये विचार कैसे आया आपको? और आपने मुझसे पूछा भी नहीं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ दिनों पहले जब जब तुम्हारी माँ और मैंने तुमसे शादी की बात की थी तो तुमने ही कहा था कि एक लड़की है और उसके परिवार को हम लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि वो तुम्हारे साथ ही पढ़ती है। तो अब इस बात पर और सोचने की गुंजाइश ही कहाँ थी कि वो लड़की नंदिनी के अलावा कोई और हो सकती है। विजय मुस्कुरा पड़ा। यह सुनकर, क्यों पापा, शैली नहीं हो सकती क्या वो लड़की? आश्चर्यचकित रह गए रवि जी ये बात सुनकर। क्या कह रहे हो? रमा जी तो काटो तो खून नहीं की अवस्था में आ गई। विजय तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो एक क्रिश्चियन परिवार और एक कट्टर ब्राह्मण, हम कट्टर ब्राह्मण, समाज में हमें मुंह दिखाना है या नहीं? रमा जी की आंखों में तो जैसे खून तैर गया हो। ठीक कह रहा हूँ पापा। और अब एक और ज़रूरी बात है, वो ये कि नंदिनी भी मुझे नहीं किसी और को पसंद करती है। विजय जैसे एक के बाद एक राज का खुलासा किए जा रहा था, पर यह फैसला मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि कुछ देर पहले नंदिनी के मम्मी पापा से बात करके मैंने आज ये बात कही। रवि जी की बात सुनकर विजय ने कुछ दूर खड़ी नंदिनी को देखा, जो अपने मम्मी पापा से शायद उन्हीं बातों पर उलझ रही थी जो बातें विजय अपने पापा से कर रहा था। शैली और अमन के चेहरों पर दिल और दिमाग में चल रही थी उथल पुथल की छाया थी। यह परिस्थिति और अजीब मोड़ ले, इससे पहले ही अब सबको सच्चाई से अवगत होना होगा। बस इसी ख्याल के साथ विजय ने धीमे से रमा जी का हाथ थामा और रवि जी को भी साथ लिया और नंदिनी की ओर बढ़ चला। उसके करीब पहुंचकर वो उसके मम्मी पापा से मुखातिब हुआ, अंकल जी, आंटी जी, मुझे लगता है नंदिनी ने अब तक आपको सब कुछ बेहतर तरीके से बता दिया होगा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर आपस में शादी का विचार हम दोनों के ही दिलों में कभी नहीं उपजा। मैं दरअसल शैली को पसंद करता हूँ। ये सुनकर अनिल जी और उषा जी भी हैरान हो गए और हैरानी भरी निगाहों से उन्होंने रवि जी की ओर देखा। माहौल भारी सा हो उठा था और तभी नंदिनी ने जैसे एक और बम फोड़ा था। मम्मी, दरअसल मैं और अमन एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? अनिल और उषा जी के एक बार फिर से चौंकने की बारी थी। ये सब क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उषा जी ये कहकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं समझती हूँ मम्मी, दरअसल आप लोगों को गलतफहमी हो गई और हम लोगों से गलती हो गई कि मैंने और विजय, हम दोनों ने ही आप लोगों को अपनी अपनी पसंद का सही नाम नहीं बताया। और पापा, उसका नतीजा ये हुआ कि आप लोगों को लगा कि मैं और नंदिनी आपस में एक दूसरे से। विजय ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तभी उन सभी के पीछे से एक बारीक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी अमन की मम्मी सुरेखा जी की। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों के बीच दखल दे रही हूँ, पर अब सभी बातें खुल चुकी हैं और जहाँ तक अब मैं समझती हूँ, हमें बच्चों की पसंद को खुले दिल से अपना लेना चाहिए। सभी हैरान परेशान से उनकी तरफ देखने लगे। आप सभी की तरह मुझे भी अमन से ये बात अभी ही पता लगी है। सुरेखा जी के मुंह से ये सुनकर विजय और नंदिनी ने उसकी ओर देखा। विजय जा तू अपने दोस्त के पास। भाई साहब की घोषणा के बाद उसे तेरे सहारे की बहुत ज़रूरत है।
सुरेखा जी ने हंसते हुए कहा। विजय अमन की तरफ बढ़ा तो नंदिनी भी धीमे कदमों से उसके पीछे चल दी। समझ गई थी कि सभी परिवार के लोग अब आपस में बात करना चाहते हैं। इन बच्चों ने किस दुविधा में डाल दिया है, रमा जी के मुंह से निकला। दुविधा ने अभी दुविधा का रूप लिया नहीं रमा बहन, अच्छा हुआ जो पूरी बात आज यहीं खुल गई। जब हम सब एक ही जगह एकत्रित हैं, बच्चों ने अपना फैसला बता दिया है और ज़बरदस्ती अपनी मर्जी बच्चों पर थोपने का समय अब रहा नहीं। सभी परिवार एक दूसरे से भली भांति परिचित है, सालों से व्यवहार में रहे हैं। उषा बहन, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी अगर नंदिनी मेरे घर बेटी बनकर आएगी। सुरेखा जी की ये बात सुनकर उषा जी ने अनिल जी की ओर देखा। और अभी भाई साहब, शैली बिटिया बेहद गुणी और सहज स्वभाव की है। आपके और रमा बहन के रूप में उसे अपने माता पिता का प्यार मिल जाएगा। मेरी तो बस इतनी सी विनती है कि आप इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। सुरेखा जी ने अपने पन से कहा। घर आते ही रमा जी बिल्कुल बिफर गई। विजय, ये क्या किया है तुमने? विवाह के लिए जीवन साथी चुना भी दूसरे धर्म से। दोनों ही परिवार बिल्कुल ही विभिन्न धर्मों वाले। ना हमें उनके धर्म के बारे में कुछ ज्ञान है, ना वे हमारे धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। और ये सब कब कैसे हो गया? विजय चुपचाप सब सुन रहा था और रवि जी जैसे गहरी सोच में थे। रमा जी रवि जी से बोली, अरे आप भी कुछ कहिए ना, हैरान हूँ मैं कि आप कैसे शांत बैठे हैं। क्या आप नहीं जानते कि इस शादी के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या अरमान सजोए हुए हैं? रवि जी ने अपनी नज़रें रमा जी के चेहरे पर टिका दी और जैसे ही उन्होंने उनके कंधों पर हाथ रखा तो रमा जी की रुलाई फूट पड़ी। विजय ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो रवि ने आंखों ही आंखों में उसे फिलहाल वहां से जाने का इशारा किया। लगभग घंटे भर बाद वे विजय के कमरे में पहुंची तो देखा विजय अधलेटी अवस्था में पलंग पर था। उन्हें देखते ही वो उठकर बैठ गया। रवि जी भी उसके नज़दीक ही पलंग पर बैठ गए। पापा मम्मी कैसे हैं? अब अपने कमरे में हैं, काफ़ी रोई हैं, अभी लेटी हुई हैं। पापा उन्हें समझाइए ना। रवि जी ने कुछ पल शांत भाव से उसकी ओर देखा और फिर बोला, बेटा हमारे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे, पर क्या असल ज़िंदगी में भी अभी छोटे बच्चे ही हो? शादी जैसे फैसले को क्या खेल समझ रखा है? नंदिनी के परिवार को हम बेहतर जानते थे। वे लोग हमारी ही बिरादरी वाले हैं। लड़की दिखने में सुंदर है, सुशील है और फिर हम सबको अच्छी तरह जानती समझती थी। पर अब अगर वो किसी और को चाहती है तो जाहिर है कि अब तुम्हारे लिए हम कोई और लड़की पसंद करते, पर यह काम भी तुमने खुद ही कर लिया। इसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं, पर बिल्कुल ही विपरीत धर्म की लड़की से विवाह आसान बात नहीं है। चाहे हम शैली के परिवार को जानते हैं, पर वो हमसे बिल्कुल अलग है। विजय, रीत रिवाज, खान पान, पहनावा सभी कुछ तो अलग है। इस बात को तो तुम भी समझ। पर पापा, मैं शैली को अच्छे से जानता हूँ। वो हमारे घर आएगी तो हमारे तौर तरीके अच्छे से अपना लेगी। आप जानते हैं वो तो मांसाहार से भी परहेज करती है। देखो विजय, प्रेम संबंधों की शुरुआती दौर में है। ये दुनिया से लड़का एक दूसरे को अपनाएंगे, ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर शादी के बाद जब हकीकत की ज़मीन पर कदम रखोगे ना तो पांव जख्मी हो जाएंगे और वे जख्म भविष्य में नासूर बनकर रह जाएंगे। विजय बेहद असमंजस की स्थिति में आ चुका था। वो गहरी सांस लेकर रवि जी से बोला, और बेटा क्या शैली शादी के बाद अपने घर से रिश्ता तोड़ देगी? नहीं ना। तो क्या तुम्हारी होने वाली संतान वहाँ के तौर तरीके से अनजान रहेगी? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होगा। और इन परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा पछताएंगे वे होंगे तुम और शैली, क्योंकि अपने अपने परिवार को खुश रखने का सारा भार तुम दोनों के कंधों पर ही होगा। इन बातों पर गौर करो बेटा। रवि जी ने ये समझकर वहाँ से चले गए और विजय का सिर फटने को हो रहा था। ऐसा नहीं था कि शैली और उसने कभी इन बातों को सोचा नहीं था, परंतु इतनी गहराइयों से इन सब बातों पर कभी विचार न कर पाए थे। इस रिश्ते के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने अपने घर वालों को मना लेंगे, बस यही बातें होती थी उनकी। रवि जी की बातों को सुनने के बाद वो पूरी रात बेचैनी से कमरे में टहलता रहा। सुबह रवि जी ने रमा जी के लिए चाय बनाई और बेडरूम में लेकर पहुंचे। धीमे से उन्होंने रमा जी को उठाया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने चाय पीने से इनकार कर दिया। रवि जी ने बोली, समझ दिया ना आपने विजय को
कि ये शादी नहीं होगी, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। सभी रिश्तेदारों को हम पर हंसने का मौका मिल जाएगा। सभी कहेंगे अपनी बिरादरी से हम अपने इकलौते लड़के के लिए एक लड़की भी न ढूंढ सके। मैंने उसे काफ़ी समझाया है, अब तुम सब्र से काम लो। अभी मिलोगी तो गुस्से से बात मत करना, और शैली की बात चले तो कुछ भी अनाप शनाप मत बोलने लग जाना। अपना व्यवहार रोज़मर्रा जैसा ही रखना। रवि जी की ये समझने पर विजय के घर पर तो कोई अप्रिय बात नहीं हुई, परंतु नंदिनी के घर पर इन्हीं बातों की चर्चा हो रही थी। जाहिर है अनिल जी और उषा जी बीते हुए घटना से उभर नहीं पाए। नंदिनी, तुमने कभी अमन के बारे में इस तरह तो नहीं बताया था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। हम दोनों तो विजय को ही तुम्हारे भाभी वर के रूप में सोचते रहे। अनिल जी ने नंदिनी से कहा, पापा, मैंने मम्मी से कहा था कि विजय की फैक्ट्री के मुहूर्त वाले दिन लड़के से मिलवा दूंगी। मैं उस दिन अमन का नाम आप लोगों को बताना चाहती थी, पर उससे पहले ही अंकल ने, अनिल जी और उषा जी ने एक दूसरे को देखा, और क्योंकि अब विजय ही शैली से शादी करना चाहता था, तो विजय का नाम तो अब नंदिनी से जुड़ना फिजूल था। पर अमन के परिवार से रिश्ता उन लोगों के लिए अकस्मात आया हुआ था, तो इसे लेकर वे लोग अभी दुविधा में थे। बेशक अमन की माजी ने बीते दिन ही नंदिनी को खुले दिल से अपनी बहू बनाने की इच्छा नंदिनी के मम्मी पापा के समक्ष रखी थी, पर फिर भी इस नए रिश्ते को अपनाने में अनिल और उषा जी दोनों ही कुछ अनिश्चितता की अवस्था महसूस कर रहे थे, और अभी कुछ समय के लिए ये बात उठाना नहीं चाहते थे। उधर शैली के घर में जॉन और लीला आपस में बात कर रहे थे। लीना, आखिर शैली को अपनी कम्युनिटी में कोई लड़का नहीं मिला क्या जो इससे ने विजय से शादी करने के बारे में सोचा? सोचा नहीं जॉन, वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। शैली सरल स्वभाव वाली एक समझदार लड़की है। अगर ये रिश्ता हुआ तो यकीन मानो शैली कभी इस घर का नाम खराब नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, लीना ने जॉन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। जॉन की आंखों में चिंता की लकीरें कुछ कम हुई तो उन्होंने पूछा, तुमने शैली से बात की? हाँ, रात को की थी। वो बहुत रोई, जैसे उससे उससे ने प्यार नहीं कोई अपराध कर दिया हो। अब मैं उसे संभाल रही थी तो वो रोते रोते बोली कि वो कभी हम दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उसने और विजय ने जो तय किया था कि यदि दोनों के ही परिवार हम इस शादी की रजामंदी नहीं देते तो वे दोनों ही अपने अपने परिवारों का मान रखेंगे। घर छोड़कर जाना या कोर्ट मैरिज जैसे कदम वे कभी ना उठाते, बल्कि फैमिली की रजामंदी ही उनके दोनों के लिए सबसे ज़रूरी थी। तभी तो कह रही हूँ अपनी शैली को अब उसकी पसंद से शादी की इजाज़त दे दो। उसका मुरझाया चेहरा देखना अब मेरे बस में नहीं। लीना की आंखों से आंसू बह चले तो जॉन ने उसे सीने से लगा लिया। अमन के पिता सुधीर जी सीधे साधे मगर व्यवहारिक व्यक्ति थे। सुरेखा जी ने उन्हें सारी बातें बताईं और साथ ही ये भी बताया कि उन्हें काफ़ी समय पहले से ही नंदिनी अमन के लिए बहुत पसंद है। सिर्फ तुम्हारी पसंद से ही बात नहीं बनने वाली, नंदिनी के माता पिता इस रिश्ते को दिल से स्वीकारें, ये भी ज़रूरी है। अब तुम ही बताओ, उस दिन जब तुमने अपना प्रस्ताव उन लोगों के समक्ष रखा तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अमन और नंदिनी के आपस में प्रेम संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन विवाह संबंध जोड़ने के लिए तो माता पिता की खुशी भी तो ज़रूरी है। आपकी बात समझती हूँ मैं, पर उस वक्त तो स्थिति इतनी अजीब सी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। रमा बहन तो बिल्कुल ही नाखुश दिख रही थी। मुझे नहीं लगता कि विजय का परिवार विजय की पसंद को अपनाएगा। शादी ब्याह का मामला है और फिर अंतर्जातीय नाजुक हालत है उन लोगों के लिए। सोचने समझने में उन लोगों को वक्त तो लगेगा ही। अमन, सब कुछ कितना डामाडोल सा लग रहा है। ऐसी भूल भुलैया सी लग रही है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। नंदिनी काफ़ी परेशानी भरे स्वर में बोली, कई बार समस्याएं अथाह गहरे समुद्र समान दिखती हैं, जो दिखने में भयावह होती हैं, पर भला कोई समुद्र के पानी के बहाव को रोक सका है? ना कोई दीवार, ना कोई पहाड़। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता है,
उसी तरह इन परेशानियों का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तुम चिंता मत करो, बल्कि शैली को थोड़ी हिम्मत दो। मैं भी कल विजय से मिलूंगा। इतना कहकर अमन ने फ़ोन का रिसीवर नीचे रख दिया। चारों ही परिवारों के लिए अगले कुछ दिन अजीब सी कश्मकश में बीते, पर कहते हैं ना, रात इतनी भी लंबी नहीं होती कि अंधेरे को लीलने वाले सूरज को अपने साए में छिपा ले। सूरज उदय होता है और अंधेरे में डूबी हर चीज़ साफ साफ नजर आने लगती है। रवि जी के पुराने और गहरे दोस्त विशाल कपूर, जो सालों पहले लंदन चले गए थे, उनका किसी ज़रूरी काम से अगले कुछ दिनों में दिल्ली आना तय हुआ। जैसे ही रवि जी को यह पता चला, वे काफ़ी खुश हुए। बहुत अरसे बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात होने जा रही थी, वरना तो चिट्ठियाँ और फ़ोन ही जरिया था दोनों की बातों की। विशाल जी ने अपनी ज़रूरी काम निपटाया और अगले दिन जाने से पहले उन्होंने रवि जी से रात के खाने के बाद घर के माहौल का जिक्र किया। रवि यार, घर में कुछ शांत सा माहौल है। भाभी चुप सी रहती है और विजय विजय तो जवान लड़का है, पर एक अजीब सी उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। आखिर बात क्या है? रवि जी ने एक गहरी सांस लेकर विशाल जी को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद विशाल जी धीमे से हंस दिए। रवि जी चुपचाप उन्हें देखते रहे। यार, तुझे तेरी दोस्ती पर बड़ा मान है, पर ये धर्म जाति की बातें बीच में ना ला। तेरा खुद का मानना है कि लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, तो सिर्फ तेरी बिरादरी से नहीं, इस वजह से तुम लोग यहाँ विजय की शादी नहीं करना चाहते। ये सब दकियानुसी विचार कम से कम मेरे सामने तो ना रख। अमन और नंदिनी भी तो एक बिरादरी के नहीं है। तब भी अमन का परिवार खुले हाथों से नंदिनी का स्वागत करने को तैयार है, तो वहाँ नंदिनी के माता पिता राजी नहीं हो रहे। अरे, सभी उंगलियाँ एक समान नहीं होती, पर साथ मिलती हैं तभी मुट्ठी बनती है। तू भी ये बात समझ, अनिल भाई को समझ। भारत में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शादी करनी है इकलौते बेटे की, 1000 बातें सोचनी पड़ती हैं। समाज की सोचना चाहते हैं, अपने बेटे की खुशी को कुर्बान करके। अच्छा, एक बात बता, अगर तुम दोनों की बात मानकर विजय शैली से शादी ना भी करे, तो क्या गारंटी है कि वो तुम लोगों की पसंद से शादी कर ही लेगा? अगर उसने शादी ही ना करने का फैसला ले लिया, तो तेरा समाज खुश हो जाएगा। और जिस बिरादरी की वकालत तू कर रहा है, जरा याद करके बता दे कि तेरे कितने बिरादरी वालों ने अपने अपने घर, अपने बच्चों की परवरिश, उनकी शादियां तुझसे पूछकर की हैं। देख यार, बात लाख पुरानी सही, पर बिल्कुल सटीक है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं अगर मान भी जाऊं तो भी विजय की माँ नहीं मानेगी। उसके बहुत सपने हैं विजय की शादी को लेकर। अरे तो कर ना उनके सारे सपने पूरे, बस अपने बच्चे की खुशी की कीमत पर नहीं। सारी रस्में, सारी खुशियाँ सब मना यार। तेरे बेटे की शादी है, बातें खत्म हो गई हैं और साथ साथ रात भी ढल गई है। भोर का उजाला देखते हुए रवि जी ने काफ़ी कुछ सोच लिया था। विशाल जी तो वापस चले गए, पर रवि जी के आगे बहुत कुछ स्पष्ट कर गए। अब सबसे पहले उन्हें रमा को मनाना था। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कहेंगे सब? रमा जी आज भी उन्हीं बातों पर अडिग थी। रमा, हमें अपने बेटे के बारे में सोचना है, और ये मत भूलो कि जोर जबरदस्ती से विजय की शादी तो क्या ही करवा पाएंगे, कहीं विजय को ना खो दें। चुप रहिए आप, मत कीजिए ऐसी बातें। रमा के आंसू बहने लगे। रमा, मान जाओ, विजय की खुशी के बारे में सोचो और किसी के बारे में नहीं। ये क्या कम है कि आज के वक्त बालिग बच्चों ने कोई कदम खुद नहीं उठाया, बल्कि हम बड़ों को यथासंभव मान दे रहे हैं। मैं कल ही अनिल जी से मिलता हूँ और शैली के घर भी जाता हूँ। बहुत वक्त जाया हो गया, अब और नहीं। और रमा, ये सब तुम्हारे साथ के बिना संभव नहीं। बोलो, साथ हो ना मेरे? रमा जी ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर मुस्कुराया कर कहा हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। रवि भाई साहब, ये सब क्या हो गया है? हमने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। अनिल जी का स्वर कुछ बुझ सा गया था। अनिल भाई, यदि सोचने मात्र से ही सब काम अपने आप मन मुताबिक हो जाए, तो इंसानी जीवन का महत्व ही क्या? जीवन मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए। आज का वक्त धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर समाज को एक साथ लेकर चलने का है। उम्र के इस मोड़ पर भी मेरा दोस्त मुझे सही राह पर चलना सिखा सकता है,
तो मैं भी उसके विचारों को सर्वोपरि रखकर उस राह पर कदम बढ़ा सकता हूँ और चाहता हूँ कि इस फैसले में मुझे चारों परिवार का साथ भी मिले, जो समाज में एकता का संदेश दे। पिछड़े विचारों को किनारे कर नई पीढ़ी को समझकर उनके साथ खुशी से जीवन यापन करें। यदि हमारे इस फैसले से कुछ परिवार भी समझदारी से काम लें और अपने रिश्ते को बनाए रखें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। केवल अपने ही विचारों की धुंध में अपने ही बच्चों का विश्वास करने की जो इबारत स्पष्ट नहीं दिख रही थी, अब आंखों के सामने साफ साफ दिख रही है। आइए अपने अपने समधियों के घर चलें। अनिल जी बेहद खुश नज़र आ रहे थे और अब की बार रिश्ता जोड़ने के मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, ये कहकर रवि जी ठहाका मारकर हंस पड़े और अनिल जी ने भी उनका खुलकर साथ दिया। जॉन और लीना विजय को पसंद तो शुरू से ही करते थे, पर अब वे उसे पूरी ही नज़रों से देख रहे हैं। शैली के जीवन साथी के रूप में स्वीकारने में हिचकिचा रहे थे, पर रवि जी और अनिल जी की बातों को बेहद प्रभावित हुए और उनके दिलों को काफ़ी सुकून मिला। अब रवि जी ने उन्हें यह बताया कि ब्रह्मा जी की भी इस रिश्ते के लिए पूर्ण सहमति है और वे लोग अब किसी संशय में न रहें। दोनों ही अब शैली को लेकर संतुष्ट हो गए हैं। सुधीर जी और सुरेखा जी को आरंभ से ही इस रिश्ते के लिए कोई मलाल न था। बस ये लोग केवल इतना चाहते थे कि नंदिनी के माता पिता की खुशी खुशी नंदिनी के अमन से शादी करने की इजाज़त दें, ताकि भविष्य में सभी के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहें। अनिल जी ने उन लोगों से भली प्रकार इस रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने अमन के माता पिता को विश्वास दिलाया कि बच्चों की खुशी में ही उन सबकी सच्ची खुशी है और वे अब इस रिश्ते को दिल के से अपनाते हैं। दोनों विवाह एक ही दिन संपन्न होंगे। चारों प्यारे दोस्त आज दो खूबसूरत वैवाहिक जोड़े के रूप में दुनिया के सामने थे और उन चारों की खुशी देखते ही बनती थी। सभी कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। विजय और शैली ने बहुत संयम का परिचय दिया। चारों परिवार सारे तीज त्यौहार मिलकर मनाते थे। रवि जी रमा जी ने शैली को अपनी बेटी की तरह अपना लिया था। शैली भी उन दोनों में अपने माता पिता की परछाई देखती थी। अपनी समझदारी और लगन से जल्दी ही उसने सबके दिल जीत लिए थे। रमा जी तो अब शैली के व्यवहार की कायल हो गई थी। अमन और नंदिनी ने भी कभी किसी परिस्थिति में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ा। रवि जी के फैसले ने सभी बच्चों का उनकी खुशियों से मिलन करवाया था। अब तो सभी लोग, चाहे वे पास पड़ोस से हों या उनके रिश्तेदार, उन परिवारों की एकता ही मिसाल देते थे। जब भी किसी भी मौके पर सभी एकत्रित होते थे तो रवि जी के दिल से एक ही बात निकलती थी कि ये मैं तो अकेला ही चलाता जाने ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां था सबकी खुशियों का और एक सामाजिक एकता का जीता जागता उदाहरण था। तो दोस्तों ये थी कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।